नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सदस्यता लेकर बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का किया शुभारंभ। कहा, भाजपा पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चलने वाला एकमात्र दल। देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी ली सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दी 7 बड़ी सौगात। 2817 करोड़ रुपए के निवेश को डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना को मंजूरी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित होगा मिशन। किसानों को तकनीकी रूप से बनाएगा सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 से 5 सितंबर के बीच ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। भारत और ब्रुनेई के 40 वर्ष के राजनयिक संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर। कोल्हापुर के वारणा नगर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को किया संबोधित। कहा, महिलाओं को नजरअंदाज कर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ना कठिन। विकसित भारत का लक्ष्य महिलाओं को साथ लेकर ही किया जा सकता है हासिल। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 अन्य को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने निकाला कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च। घटना के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन जारी। राज्य सरकार पर लगातार आंदोलन को दबाने का लगाया आरोप। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से तबाही। जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 9 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में कई ट्रेनें हुई रद्द। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट। और पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। सुहास यतिराज का रजत पदक पर कब्जा। महिला वर्ग में थुलासिमाथी मुरुगसेन ने जीता रजत पदक। मनीषा रामदास ने जमाया कांस्य पर कब्जा। वहीं डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने जीता रजत पदक। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पार्टी के पहले सदस्य बने। सदस्यता नवीनीकरण का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपा। राष्ट्रीय स्तर पर यह सदस्यता अभियान 2 चरणों में पूरा होगा। पहला 2 सितंबर से 26 सितंबर तक और दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। पार्टी के संविधान के मुताबिक हर 5 से 6 साल में पार्टी सदस्यों को सदस्यता नवीनीकरण कराना होता है। सदस्य बनने के लिए लोगों को मिस्ड कॉल, क्यूआर कोड और नमो ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। पार्टी ने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी से जुड़े नेताओं को 100 प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। 100 प्राथमिक सदस्य बनाने के बाद ही वो पार्टी के सक्रिय सदस्य बनेंगे। और प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से देश के आदिवासी, गरीब, युवाओं, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यवस्था, विचार, संस्कार, सभी प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली पार्टी है। वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं।
और जैसा अमित भाई ने कहा, हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जहां चुनौती है वहां लोगों के दिलों में कमल खिलाने की जरूरत है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से कभी जनसंघ और भाजपा का मजाक बनाया जाता था, लेकिन कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की बदौलत आज पार्टी ने यह लंबा सफर तय किया है। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। और इसलिए ये सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं दोस्तों। कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है। ये सदस्यता अभियान एक पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है। और हमने संगठन की गाड़ी को उस पटरी पर दौड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो, क्योंकि हमारी भावनाएं देशभक्ति से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य देश को मजबूत बनाना है, विकसित भारत के लिए उसके सामर्थ्य को जगाना है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18, 20, 22, 25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा। उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय देश विकसित भारत की यात्रा में होगा। उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी। एक इतना बढ़िया संयोग होगा कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा। और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18 से 25 साल का मेरा नौजवान है, उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए, जीने के लिए जोड़ना है। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो देशवासियों को सपनों को हम सींचा करते हैं। हम वो खाद पानी हैं जो अपने आप को खपा करके देश के सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देते हैं। जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत पर कहा कि इतिहास में ये पहला मौका था जब भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को पार्टी की सदस्यता लेते हुए सजीव ढंग से देखा। अपने जीवन में पहली बार, हम नहीं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री को सदस्य बनते देखा। तो वैसे ही ऊर्जा आ गई, वैसे ही उमंग आ गया। 4 दशक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय
और विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भाजपा का सदस्य बनना मतलब माँ भारती की सेवा। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पीएम मोदी द्वारा महिलाओं को बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता दिलवाने के आह्वान का स्वागत किया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब महिला आरक्षण बिल सदन में आ रहा था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, तो मैं सदस्य था। और ये सौभाग्य है कि देश की बेटी को महिला आरक्षण मिला। और अब वो दिन दूर नहीं कि जब देश में ऊपरी सदन से लेकर नीचे तक महिला आरक्षण में आएंगी, और हमारे देश की बेटी आएंगी। आज वाकई प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा की और ये सौभाग्य का विषय है। और एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आपके सामने आई है। बाड़मेर में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है और ये MiG-29 क्रैश हुआ है। और उतरलाई के पास अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ है। पायलट को सुरक्षित बताया जा रहा है। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आवासीय घरों से थोड़ी दूरी पर यह प्लेन गिरा है। पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो सेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है, MiG-29 ये बताया जा रहा है। उतरलाई के पास अभ्यास करते हुए ट्रेनिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। MiG-29 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और पायलट समय पर इजेक्ट कर गया है। तो ऐसे में पायलट को सुरक्षित बताया जा रहा है और कोई भी हताहत नहीं हुआ है इस हादसे में। आवासीय घरों से थोड़ी दूर पर ये गिरा है और पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी जो भी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। तो आवासीय घरों से थोड़ी दूर पर गिरा है ये MiG-29 जो प्लेन क्रैश हुआ है और ऐसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये एक अच्छी बात रही है। और जो पायलट था उसने समय रहते इससे इजेक्ट कर लिया था, यानी कि वो इससे बाहर निकल गया था और ऐसे में उसको भी सुरक्षित बताया जा रहा है। आवासीय घरों से थोड़ी दूर पर ये प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है, फाइटर प्लेन। तो ऐसे में ये सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से अपने 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई जाने वाले हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली यात्रा है। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है।
नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा कूटनीति के लिहाज से इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत और ब्रुनेई दारुसलाम नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी यह यात्रा अहम रहेगी। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. पीएम मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दौरे से व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश करीब आएंगे और सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। मुनमुन भट्टाचार्य और दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में खास तौर से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सोशल साइंसेज को मजबूत करने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाने वाला ये मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। 2817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को शुरू किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। किसानों के हित में लिया गया दूसरा बड़ा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे 3979 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2291 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों से जुड़े इन 7 परियोजनाओं की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है। एक जीवंत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की क्षमता 63 लाख चिप प्रतिदिन होगी। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूवल मिला है केन्स टेक्नोलॉजीज के प्लांट को। इस प्लांट में 6.3 मिलियन पर डे चिप्स पर डे
यानी 63 लाख चिप्स पर डे की प्लांट की कैपेसिटी होगी। 46 एकर्स में प्लांट बनेगा। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधा संपर्क प्रदान करेगी और गतिशीलता में सुधार करेगी। ये परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा। तीसरी बार सत्ता में आने के पहले 85 दिनों में ही केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इन 85 दिनों में ही करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक होंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाएं समाज का अहम हिस्सा हैं और उनको नजरअंदाज करके कोई भी समाज प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वारणा नगर में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि निजी उद्योग और व्यापार ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र का योगदान देश के विकास में निर्णायक रहा है। राष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा लखपति दीदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य महिलाओं को साथ लेकर ही हासिल किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि हम सहकारिता आंदोलन की सफलता को सहकारी समितियों की संस्था से नहीं, बल्कि सहकारी समितियों की नैतिक स्थिति से मापेंगे। मुझे खुशी है कि वारणा समूह अपने हितधारकों के न केवल आर्थिक बल्कि शिक्षा और चिकित्सा की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। भारत सरकार का मानना है कि देश में सहकार से समृद्धि आएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि महिलाओं की सशक्ति में सामाजिक और आर्थिक उत्थान में देश का आर्थिक और सामाजिक उत्थान, देश का प्रगति। आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाती हूँ। आज महिलाएं छात्र से ज्यादा गोल्ड मेडल लाते हैं। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। और सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। सीबीआई ने यह कार्यवाही 15 दिनों से अधिक की पूछताछ के बाद की है। संदीप घोष को सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। एंटी करप्शन यूनिट ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के कथित संलिप्तता के आरोप में घोष को गिरफ्तार किया है। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा दबाव में हैं। पूरे मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों और इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा दबाव में हैं। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। भाजपा ने सरकार से कोलकाता में शोक सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी डीएम ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। उधर अलीपुर द्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में भी विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। TMC-led state government not allowed us to pay our respect to our doctor sister. They refused. For that reason, we separately organize our condolence meeting and we convey our respect to the departed soul, to our daughter, our doctor sister. Same to Mamata Banerjee. पुलिस हम लोगों का बहुत रोकने का कोशिश किया। हम लोग बैरिकेड तोड़ के यहाँ तक आ गया है। ये लोग क्या सोचते हैं? ये रोक के हम लोग को विचार क्या कम हो जाएगा? विचार हम लोग विचार चाहते हैं। जब तक विचार नहीं होगा, ऐसे टाइप का आंदोलन रास्ते रास्ते में, पाड़ाए पाड़ाए में, जिला जिला में, ब्लॉक ब्लॉक में चलेगा जब तक नहीं मिलेगा। ये पुलिस मुख्यमंत्री का कैडर है। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने नगर आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला। डॉक्टरों ने कहा कि वही व्यक्ति है जिसने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के सबूतों को नष्ट करने की भयावह साजिश का नेतृत्व किया। वहीं पश्चिम बंगाल के छात्र नेता सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सायन कोलकाता रेप हत्याकांड केस में न्याय की मांग करने वाले नबन्ना मार्च के आयोजकों में से एक थे। 30 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सायन लाहिड़ी को जमानत दे दी थी। इस जमानत के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी। जल्द ही ईडी अमानतुल्लाह खान को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी ताकि उनसे घोटालों को लेकर सवाल जवाब किया जा सके। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने ईडी की टीम को अपने घर में घुसने नहीं दिया। जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची उसके बाद ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान के घर में प्रवेश किया और दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ शुरू की। अमानतुल्लाह खान ईडी की टीम को लगातार गुमराह करते रहे और किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने ठीक तरीके से नहीं दिया। जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच भी जांच कर चुकी है। 2022 में अमानतुल्लाह खान और उनके करीबियों के यहाँ छापे मारकर 24 लाख रुपए बरामद किए और इसके अलावा कई सारे कागजात बरामद किए। अमानतुल्लाह खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों को अवैध तरीके से नौकरियां दी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जमीन का निजी प्रयोग में इस्तेमाल किया और लाखों रुपए का हेरफेर किया। यही कारण है कि सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। सीबीआई के बाद ईडी ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की और अमानतुल्लाह खान से कई बार पूछताछ की। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर हरियाणा से, जहां के जननायक जनता पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली आज भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ ही जेजेपी नेता संजय कबलाना और पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा मुख्यालय में इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर भाजपा महासचिव अरुण सिंह और हरियाणा के सह प्रभारी विप्लव देव मौजूद थे। श्री देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व में मंत्री भी रहे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संजय कबलाना जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ साथ जो आज सुनील सांगवान जी जो ज्वाइन किए हैं, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। आज 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है।
ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं, आतुर हैं। और बात मौसम की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही जबरदस्त बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। रेल और सड़क यातायात कई स्थानों पर ठप हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के कारण इंटिकेने रेलवे स्टेशन के पास केसमुद्रम और इंटिकेने को जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक बह गया है। भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। इसके साथ ही करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बारिश के कारण जान गंवाने वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति और भारी बारिश से हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक की। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात की है। हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे। There is nothing to panic and the Prime Minister also has called from Delhi and assured all help. I am sure we will tide over this problem. आंध्र प्रदेश में अब तक बाढ़ के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है। सभी प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष और टोल फ्री नंबर स्थापित किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को लगातार राहत प्रयासों की निगरानी करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। वे पहले ही कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। कृष्णा, एनटीआर, एल्लूरू, गुंटूर, बापटला और पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। वहीं विजयवाड़ा, हैदराबाद और गुंटूर के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। वहीं महाराष्ट्र के इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यहां विदर्भ और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थान पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वडोदरा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एक बैठक की। राजधानी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। कल तेलंगाना और मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है, इसके लिए हमने रेड अलर्ट भी दिया हुआ था। आज थोड़ा सिस्टम और वेस्टवर्ड मूव कर गया, तो उसके प्रभाव से अगर जो आप पिक्चर से देखेंगे, हमने जो रेड अलर्ट कवर किया है वो गुजरात रीजन, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कवर कर रखा है। फ्लड रिलीफ के बाद जो रिस्टोरेशन का काम है उस पे खास तौर पे डिटेल्स ली गई। सफाई है, स्वास्थ्य है एवं इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ड्रेनेज की कामगिरी कितनी रिस्टोर हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। मुकुल शर्मा के साथ ब्यूरो इनपुट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत ने सौर अवलोकन के लिए अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया था। L1 इसी साल 4 जनवरी 2024 को हेलो कक्षा में स्थापित हुआ था। पृथ्वी से हेलो कक्षा की दूरी 15 लाख किलोमीटर की दूर है। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
पिछले साल 2 सितंबर को सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु की यात्रा पर निकला भारत का सौर मिशन आदित्य L1 ने इस साल जुलाई के महीने में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 बिंदु की हेलो कक्षा की अपनी पहली परिक्रमा पूरी की। आदित्य L1 लॉन्च के सिर्फ 127 दिन बाद महत्वपूर्ण लैग्रेंजियन बिंदु पर इस साल 6 जनवरी को पहुंचा था। मिशन ने पिछले साल 18 सितंबर को वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना शुरू किया, जो सौर अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मिशन के प्रमुख उपकरणों में से एक हाई एनर्जी L1 आर्बिट्रिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर ने नवंबर में सौर ज्वालाओं के पहले आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने इस साल मई में सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैप्चर किया, जिसमें कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़े कई एक्स क्लास और एम क्लास फ्लेयर्स शामिल हैं, जो पृथ्वी पर महत्वपूर्ण भूचुंबकीय तूफानों का कारण बन सकते हैं। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु के चारों ओर एक हेलो कक्षा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह के केंद्राभिमुख बल के साथ संतुलन बनाते हैं। यह अनूठी स्थिति वैज्ञानिकों को सौर कणों और घटनाओं का अध्ययन करने की अनुमति देती है, जो अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण है। सौर गतिविधियों का प्रारंभिक पता लगाना उपग्रहों, बिजली ग्रिड और पृथ्वी पर संचार प्रणालियों की सुरक्षा के लिए अग्रिम चेतावनी प्रदान करता है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वार्षिक अभियान के दौरान नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने को लेकर प्रेरित किया जाता है। दिल्ली के एम्स में भी इस पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज में कॉर्नियल अंधेपन से लड़ने और नेत्रदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी को लेकर एम्स में एक पत्रकार वार्ता के जरिए जानकारी दी गई कि एम्स न केवल विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि जनता को नेत्रदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए भी समर्पित है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर्स ने आग्रह किया कि वे अपनी आंखें दान करने का संकल्प भी लें। गौरतलब है कि दिल्ली का एम्स अस्पताल पिछले काफी लंबे समय से आई बैंक के जरिए उन लोगों के जीवन को एक ऐसी रोशनी देता आया है जिन्हें आंखों से दिखना बंद हो गया था। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। आई डोनेशन फोर्टनाइट बोलते हैं। तो ये हमारा 39वां है, 39th आई डोनेशन फोर्टनाइट। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक होता है जागरूकता बढ़ाना जनरल पब्लिक में, जिसमें हम वॉक करते हैं। ऐसे हमने कैंपस में स्लोगन्स, प्लैकार्ड्स के साथ वॉक फॉर आई डोनेशन करी। बाकी स्कूल और कॉलेजेस में जाके ऐसे हमने कंपटीशन कराए, पोस्टर कंपटीशन, अलग अलग जगह जाके लेक्चर दिए या जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करी। एक ये है। दूसरा होता है जिन लोगों ने पुतली दान की है उनको सम्मान करना। जिन लोगों ने दान करी है उन डोनर फैमिलीज़ को हम सम्मान करते हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इसका कोई मोल नहीं है, कोई ऐसे सम्मान ऐसा नहीं है जो इसको पूरा कर सके उनके जीवन की कमी को। तो ये एक तरह से जेस्चर है कि हम आपके इस जो आपने दान करा है, जो इतना पुण्य का काम करा है, इसको रिकग्नाइज करते हैं और इसका सम्मान करते हैं। और दिल्ली के एम्स का राष्ट्रीय नेत्र बैंक कॉर्नियल अंधेपन से लड़ने और नेत्रदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। एम्स के राष्ट्रीय नेत्र बैंक की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक वर्ष में एम्स को 2000 लोगों ने कॉर्निया डोनेट किया था, जिसकी मदद से 1703 लोगों की आंखों को रोशनी मिली है। डीडी न्यूज संवाददाता अमरिंदर गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रीय नेत्र बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राधिका टंडन और राष्ट्रीय नेत्र बैंक के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर तुषार अग्रवाल ने बताया कि एम्स में नेत्रदान जागरूकता को लेकर साल भर कार्य हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में एम्स ने हर साल 1000 से अधिक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। देश भर में इस वक्त नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ऐसे में एम्स दिल्ली में इसको लेके कई सारे कैंपेन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एम्स पर्टिकुलर इस पूरे पखवाड़े में किस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है? इस पखवाड़े में कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं। साल भर में जो एक्टिविटीज़ है ये हम एक मिशन मोड में पब्लिक तक पहुंचाएं, जहां पे डोनर फैमिलीज एंड एनजीओज एंड पार्टनर हॉस्पिटल्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड नॉटो के साथ
हम एक कैंपेन बना रहे हैं कि हम कोशिश करें कि हमारे इंडिया में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बिल्कुल हम एलिमिनेट करें। जो चैलेंजेस हैं और जो पिछले आपके एम्स में सक्सेस रेशियो है वो कितना है? ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन को लेके एक अलग अलग टाइप की भ्रांतियां हैं। एफर्ट्स के द्वारा हम अपने प्री कोविड पीक पर दोबारा पहुंच पाए हैं। ये जानना चाहूँ तो एम्स में जो नेशनल आई बैंक है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है और डिपार्टमेंट के साथ? मल्टी फैसेटेड अप्रोच है। जैसे कि हमारे कई पार्टनर हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, तो हमारे यहाँ से एक पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स इनके यहाँ पोस्टेड रहते हैं ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। यदि वो अग्री करते हैं फैमिलीज, तो फिर वो प्रोसेस पूरा करके हमारे यहाँ से जो है वो वहाँ से डोनेशन आती हैं। जो नेशनल आई बैंक है एम्स में, ये एक इंटीग्रेटेड आई बैंक है जहाँ पे कि ट्रांसप्लांटेशन, कलेक्शन और ट्रांसप्लांटेशन दोनों होता है। कितने कॉर्नियाज एम्स को मिले और कितने ऑपरेट करके लोगों को नया जीवन दान दिया गया? 2000 से ज़्यादा कॉर्नियाज मिले, उसमें से लगभग 85%। नेशनल एवरेजेस देखें तो नेशनली अब लगभग 50 से 60% कॉर्नियाज ही फाइनली यूज़ हो पाते हैं। कुल मिला के इस कैंप का आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे? हमारा एक यही प्रयास होना चाहिए कि इस एफर्ट को एक परसिस्टेंट रखा जाए, पूरे साल भर रखा जाए, आगे भी रखा जाए। जो गैप है डोनेशन और रिसिपिएंट्स के बीच में, ये कवर ना हो जाए। जो नेत्रदान किए जा रहे हैं ऐसे में एम्स के द्वारा जो नए लोगों को आंखें दी जा रही हैं, वो पेशेंट भी उनकी आंखों से इस दुनिया को देखकर एक नया संदेश दे रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और माधवी बुच केस में आईसीआईसीआई बैंक ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि माधवी बुच को सेवानिवृत्ति के बाद कोई वेतन या ईएसओपी नहीं दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माधवी बुच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य होने के बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक से नियमित वेतन ले रही थी। बैंक ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक या इसकी समूह कंपनियों ने माधवी बुच को सेवानिवृत्ति के बाद उनके लाभों के अलावा कोई वेतन या ईएसओपी नहीं दिया है। और देश भर में महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ने एक पूरे महीने पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से की गई है। आइए देखते हैं ये क्या है पोषण माह और क्या कुछ खास इसमें किया जाएगा। 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इस माह के दौरान महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस अभियान में एनीमिया, बढ़ोतरी निगरानी, पूरक आहार, पोषण और शिक्षा जैसे विषयों पर काम किया जाएगा। साथ ही बेहतर शासन और पर्यावरण संरक्षण पर भी फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। पूरा महीना पोषण युक्त रहे, इसलिए हर दिन के लिए एक्टिविटी तय करते हुए ये भारत सरकार ने कैलेंडर जारी किया है। राजस्थान में भी इसी पैटर्न पे एक महत्व कार्यक्रम चलेंगे, हर आंगनबाड़ी केंद्र पे कार्यक्रम चलेंगे। इसका मकसद मेन ये है कि भाई बच्चों के, महिलाओं के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो। महिलाओं को हमने इकट्ठा किया और महिलाओं को पोषण पखवाड़े के बारे में समझाया कि उन्हें किस तरह से अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और एक पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और उसके साथ साथ आयरन का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका हीमोग्लोबिन स्तर कम ना हो। और गर्भवती महिलाओं को खास तौर से हमने बताया, क्योंकि गर्भवती महिला अपने साथ साथ एक दूसरे जीव भी जो उनके पेट में पल रहा है उसकी भी वो उसी खाने के द्वारा उसकी देखभाल होती है। तो हमने गर्भवती महिलाओं को आयरन के बारे में समझाया। तो गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन सही रहना चाहिए, 13 पॉइंट के पास उनका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, तथा गर्भवती महिलाओं को 2-3 घंटे दिन में आराम करना चाहिए और उनको आयरन वगैरह का पूरा ध्यान रखना चाहिए, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार लेते रहना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां है, दालें हैं, दूध है, कैल्शियम के लिए, हड्डी मजबूत रखने के लिए दूध पीना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को अधिक से अधिक पोषित आहार व मोटे अनाज का उपयोग भोजन में शामिल करना है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता एवं मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ। जैव ऊर्जा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। बैठक में गैर जीवाश्म ईंधन सहित संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वैकल्पिक ईंधन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को नई दिल्ली में जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए महत्वाकांक्षी मार्ग पर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। Bioenergy has gained much prominence in recent years, not only as a promising alternative energy source in India to reduce the country's dependence on fossil fuels, but also an avenue of income generation for our rural communities. E100 ईंधन के लिए देश भर के 400 से अधिक खुदरा दुकानों से स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करना, स्थानीय नौकरियों का सृजन करना और विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर समुदायों को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र में ये उद्योगों को डीकार्बनाइज करने और ऊर्जा आयात बिलों में कटौती, अपशिष्ट प्रबंधन लागत को कम करने और उर्वरक सब्सिडी पर बचत करने का मार्ग प्रदान करता है। चावल, गेहूं और चीनी जैसे कृषि उत्पादों का अग्रणी उत्पादक होने के नाते भारत में बायोमास की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न होती है। वर्तमान में सालाना लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें से 230 मिलियन टन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग का 15% बायो एनर्जी से पूरा हो सकता है। Every year we have import of fossil fuel up to 22 lakh crores. And it is really not only a big problem related with the air pollution, but it is also a big economic problem. So now, by starting this, the day will come that we will reduce our imports. इस दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ जैसे राष्ट्रीय पहलों के साथ उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत की बायो इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इन कदमों से बायो एनर्जी भारत के ऊर्जा भविष्य की आधारशिला बन गई है। आधुनिक जैव ऊर्जा के सहयोग से भारत देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरणीय फायदों को भी सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और 1983 में पहली पीढ़ी के उद्यमी डॉक्टर प्रमोद चौधरी ने महसूस किया कि जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति कम होने के कारण भारत की भविष्य में जैव ईंधन की आवश्यकता बढ़ेगी। तो उन्होंने कृषि प्रसंस्करण के में विशेषज्ञता वाली प्राज इंडस्ट्रीज की स्थापना की। एथेनॉल मैन के रूप में जाने जाने वाले चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि इनपुट में निहित जैव ईंधन किसानों का उत्थान करे और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने उनसे विशेष बातचीत की। आजकल इथेनॉल की बात की जा रही है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात की जा रही है, बायो एनर्जी की बात की जा रही है, इथेनॉल मैन उपाधि दी जा रही है आजकल आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत की थी। आज जब लोग बात कर रहे हैं कि बायो एनर्जी, बायोफ्यूल, उसकी जो नींव आपने रखी, आपकी कंपनी ने रखी, सर कैसा लगता, महसूस होता है जब भारत अब दिशा में बढ़ चुका है? दिस स्टोरी गोज बैक 10 years बैक, वहाँ तो छोटा परसेंटेज डालते थे इसमें, लेकिन बहुत स्ट्रगल चल रहा था। बाद में 14 में थोड़ा पॉलिसी आ गया, 18 में और आ गया, और अभी 20-25% ब्लेंडिंग की बात हो रही है। एंड अच्छा लगता है। इसमें आगे जाने के लिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। देन देयर इज अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल which is only to be channelized for processing. And the third thing is ecosystem.
आगे क्या हो रहा है, क्या हम नेक्स्ट जनरेशन इथेनॉल ब्लेंडिंग बायोफ्यूल पे जा रहे हैं या नहीं? जरूर जाएंगे और इथेनॉल ब्लेंडिंग में काफ़ी आगे तरक्की हो सकती है। अभी नया चीज़ एक ओपन हो रहा है, वो है बायो मैन्युफैक्चरिंग, जिसका भी रिसेंटली 10 दिन पहले बायो E3, so E3 was for employment but it is mainly for the polymers. कितना बड़ा इसका स्कोप है? ओ बहुत, प्लास्टिक का तो यूज़ है, धीरे धीरे प्लास्टिक ये हो जाएगा। एक सब्जेक्ट आपने नहीं लिया, वो SF का, एविएशन फ्यूल का। प्रधानमंत्री भी इसमें बहुत बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से इस पूरे सेक्टर को आप देखते हैं अगले 5 सालों में आगे बढ़ते हुए? 2030 is going to be a major milestone, और वहाँ तक जहाँ तक इंट्रोडक्शन है ये सब सब्जेक्ट का, और 2030 को एक मेजर पॉज आएगा। तब तक मेरे ख्याल से 20% ब्लेंडिंग, देन यूज़ ऑफ बायोपॉलीमर्स in place of plastic, then aviation fuel and marine का अभी तक बात नहीं किया, बट वो भी शायद आ जाएगा। बायो इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही है, और मेरे साथ जैसे मैंने बताया चेयरमैन है, इथेनॉल मैन ऑफ इंडिया है, उनका मानना है कि अगले कुछ सालों में देश इस सेक्टर में बहुत प्रगति करने वाला है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और खबर पेरिस पैरालंपिक से। भारत के स्टार भाला फेंक पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सुमित ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में 70.59 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही पेरिस पैरालंपिक में भारत के नाम 3 स्वर्ण पदक हो गए हैं। सुमित का लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक है। इससे पहले सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और पेरिस पैरालंपिक के तीरंदाजी स्पर्धा में भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा ले रही 17 वर्षीय तीरंदाज शीतल देवी ने अपने जोड़ीदार राकेश कुमार के साथ मिक्स टीम कंपाउंड ओपन इवेंट में कांस्य पदक पर निशाना साधा। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के रोमांचक मैच में इटली की जोड़ी को हरा दिया। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थुलासिमाथी मुरुगेसन ने महिला एकल SQ5 वर्ग में रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। फाइनल मुकाबले में थुलासिमाथी को चीन की यांग क्यू जिया से हार झेलनी पड़ी। इस प्रकार उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन में थुलासिमाथी के रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में लिखा, पैरालंपिक 2024 में महिला बैडमिंटन SU5 स्पर्धा में थुलासिमाथी द्वारा रजत पदक जीतना बेहद गर्व का क्षण है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। खेल के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। उन्हें बधाई। और महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषा रामदास ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल SU5 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। मनीषा ने कांस्य पदक मुकाबले में डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को 21-12, 21-8 के अंतर से हरा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक 2024 के महिला बैडमिंटन SU5 स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली मनीषा रामदास को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पैरालंपिक में महिला बैडमिंटन की SU5 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए मनीषा रामदास का उत्कृष्ट प्रयास, उनके समर्पण और दृढ़ता के कारण ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल हुई है। मनीषा को बधाई। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भारत की झोली में डिस्कस थ्रो से पदक आया, जिसे दिलाया योगेश कथुरिया ने। योगेश ने 42.22 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ रजत पदक को अपने नाम किया। और योगेश ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भी रजत पदक हासिल किया था।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया को बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, पैरालंपिक 2024 में पुरुष डिस्कस थ्रो F56 में रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने के लिए योगेश कथुनिया को बधाई। ये उनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति लगाव की एक अविश्वसनीय यात्रा है। उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और पेरिस में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतेश कुमार ने इतिहास रच दिया। नीतेश ने पुरुषों की एकल SL3 इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीतेश ने ब्रिटेन के डैनियल बैथलेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। नीतेश पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा से फोन पर बात की है। पीएम ने अपनी अवनी लेखरा को पदक जीतने पर खास बधाइयां दी है। हेलो, नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी, कल मैच था सर। हाँ जी सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। दूसरी बार पैरालंपिक्स में आई हूँ तो थोड़ा था ऐसे नर्वसनेस, पर आपने ही बोला था बोझ लेकर नहीं जाना है अपनी उम्मीदों को, तो फिर वही उसी हिसाब से मैंने फॉलो करा। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हो और लगातार कर रही हो। थैंक यू सर। मेरी तरफ से बहुत बधाई है। आप बहुत प्रगति करो और बिल्कुल फोकस अपना मत बदलिए, मेहनत करोगे और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सर। परमात्मा के आशीर्वाद है और आपको कभी भी होनी है आपकी। थैंक यू सर। अच्छा जी, अच्छा बेटा, नमस्कार। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।